हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग पढ़ रहे थे शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, और दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था कि शिक्षण, अधिगम तथा मूल्यांकन में क्या क्या संबंध होता है। इसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद दोस्तों हमारा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी कुछ कारणों। तो आज उसके अगले वाले पार्ट में दोस्तों हम उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया पहले उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसको देखने के बाद जब इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो और पिछला वीडियो नहीं देख रहे हो तो सबसे पहले जाइए उसको देखिए। उसको देखकर जब इसको देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। और दूसरी बात यह है कि आपका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका स्टडी टेक्निक 95 जब सर्च करेंगे वहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, ये दो क्लास, पहली क्लास और दूसरी क्लास, दोनों क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसके बाद पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास। दूसरी बात दोस्तों, एक बात और ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि अब की बार आप लोगों ने 4th सेमेस्टर का रिजल्ट देखा है, कितने लोगों का बैक लगा है। तो दोस्तों पढ़ाई जारी रखिए। ये मत सोचिएगा कि हम लोग लास्ट महीने में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉपी बहुत ही हार्ड चेक हो रही है। और अगर आप लोगों की कॉपी हार्ड चेक हो गई दोस्तों तो समझ लीजिए 3rd सेमेस्टर में अगर बैक लग गया तो आप लोग आने वाली वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। भविष्य में जो वैकेंसी 2019 बैच के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए आएगी उसमें भी आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो ये करिए, अगर आपका 2nd सेमेस्टर में बैक आ भी गया हो तो 3rd और 4th में बैक ना आने पाए, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे कि अगर हम किसी बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यांकन मतलब कि बच्चा कितना सीखा है, बच्चा कितना पढ़ा है। हमने किसी बच्चे को पढ़ाया, बच्चे को सिखाया, तो बच्चा कितना सीखा है। अरे भाई, ये तो जानने का प्रक्रिया हमारा कैसे होगा, कैसे हम जान जाएंगे कि बच्चा सीखा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रश्न पत्र बनाते हैं, और उन प्रश्न पत्रों के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। बच्चे का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न पत्र निर्माण की में कौन कौन सी प्रक्रिया होती हैं। तो पहले हमारा होता है दोस्तों परीक्षण योजना बनाना, मतलब पहले प्लानिंग टेस्ट करना, मतलब कैसे कैसे हमारा क्रिया, मतलब कैसे कैसे पेपर बनाया जाएगा, इसका एक योजना बनाना, एक प्लान करना दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद सेकंड हमारा हो जाएगा कि परीक्षण के प्रारंभिक रूप की तैयारी करना। इसके बाद परीक्षण कैसे होगा, उसका स्टार्टिंग कैसे होगा, इसकी तैयारी करना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों 3rd वाला कि परीक्षण के प्रारंभिक रूप की जांच करना। अब आप प्रारंभिक तैयारी कर लेंगे तो तैयारी में कोई कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, उसकी जांच करने के लिए आप क्या करेंगे, उसकी जांच करने के लिए उसका जांच करेंगे पूरा। जांच करने के बाद आप क्या करेंगे, परीक्षण हो जाएगा तो परीक्षण का मूल्यांकन करेंगे, और क्या करेंगे, फिर परीक्षण का अंतिम रूप देंगे। ठीक है, परीक्षण का अंतिम रूप की रचना करेंगे दोस्तों। तो आपका प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया पूछा जाएगा दोस्तों, कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, तो 1 प्रक्रिया, 2 प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया, 4 प्रक्रिया, 5 प्रक्रिया। तो प्रश्न पत्र निर्माण की कितनी प्रक्रियाएं हो गई साथियों, 5 प्रक्रिया आपका प्रश्न पत्र निर्माण की होती है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आ गया, आपका क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होता है। भाई पेपर बनाओगे तो पेपर कैसे बनेगा, 2 ही माध्यम से आप पेपर बना सकते हो। एक हमारा या तो हो जाएगा लिखित परीक्षण, एक हो जाएगा हमारा हो जाएगा या तो मौखिक परीक्षण। ठीक, मौखिक परीक्षण में आप इंटरव्यू के माध्यम से किसी का परीक्षण कर सकते हो, इंटरव्यू में किसी से प्रश्न पूछ सकते हो, तो इंटरव्यू के माध्यम से भी आप परीक्षण ले सकते हो। और दूसरा हमारा हो जाएगा क्या, लिखित परीक्षण। तो लिखित परीक्षण में हमारा क्या आता है साथियों, वस्तुनिष्ठ, जिसको कहते हैं हिंदी में बहुविकल्पी, या जो है इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसे कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा होता है, पहला हमारा हो जाएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षण। अब देखिए साथियों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण में क्या होता है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रश्नों या पदों का एक संग्रह है। इस प्रकार के परीक्षण में प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त एवं निश्चित होता है।
इन विकल्पों में केवल एक विकल्प सही होता है। भाई आप लोग लगाए होंगे ना, देखे होंगे, बहुत सा पेपर देने जाते हैं जिसमें जैसे मान लीजिए टेट का पेपर आप लोग देंगे, उसमें क्या होगा, बहुविकल्पी प्रश्न ही रहेगा और उन प्रश्नों में क्या रहेगा, चार कोई आपको ऑप्शन रहेंगे, चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही रहेगा, वही आपको टिक करना रहेगा। तो वही आपको कहा गया है। तो देखिए कोई क्वेश्चन रहेगा उसका ऑप्शन क्या रहेगा, संक्षिप्त लिखा रहता है, तो क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रश्नों या पदों का एक संग्रह है। इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त एवं निश्चित होता है। संक्षिप्त मतलब छोटा होता है और निश्चित होता है, एकदम डेफिनिट होता है या बदलता नहीं है दोस्तों। और इसमें केवल एक ही विकल्प सही होता है। यहाँ तक आप समझ गए, क्लियर हो गया पूरा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या होता है, अब देखिए इसकी विशेषताएं, मतलब भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षण करने में की क्या क्या विशेषता होती हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो इसकी विशेषता क्या क्या होती है, तो पहली देखा जाए कि उत्तर संक्षिप्त एवं निश्चित होते हैं। बिल्कुल भाई, ये बताइए, बड़ा आपका एक क्वेश्चन रहता है, उसके 4 आंसर आते हैं, छोटे छोटे विकल्प रहते हैं, बड़े विकल्प कर दिया जाएगा तो बच्चा पढ़ के समझ ही नहीं पाएगा। दूसरा बात देखिए क्या होता है, प्रश्नों का निर्माण एवं एक कुशल परीक्षण निर्माणदाता ही कर सकता है। मतलब परीक्षण का जैसे जो पेपर सेट करता है वो किसी ऐसे आयरू गैरू को दे देंगे तो कर नहीं पाएगा, उसके लिए एक कुशल व्यक्ति होना जरूरी है, जिसको उसमें क्या हो, महारत हासिल हो, जो क्या होगा, विशेषज्ञ हो दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट वाला, इसमें क्या है, सबसे बड़ी बात हमारा ये होती है, ये डीमेरिट्स होती है दोस्तों। डीमेरिट्स मतलब विशेषताएं नहीं, मतलब हमारा क्या होता है, जो विशेषताएं नहीं होती, जो मतलब हानियां होती हैं या नुकसान होते हैं। जो डीमेरिट्स होती हैं क्या होती हैं, छात्रों को अपने भाव व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल पाता। ऐसे जैसे एक प्रश्न हो गया, उसके 4 विकल्प हो गए, तो बच्चा अपने दिल में, उसके दिल में कुछ है तो अपने दिल की बात नहीं कह पाता, मतलब भाव को नहीं व्यक्त कर पाता। दोस्तों समझ रहे होंगे आप लोग, क्लियर से समझ रहे होंगे। आगे देखिए दोस्तों, सबसे आसान बात होता है इसका अंकन आसान होता है बिल्कुल। और सब देखा जाए तो जितने भी हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, मैक्सिमम एग्जाम सिविल सर्विस को छोड़ करके मैक्सिमम एग्जाम दोस्तों आपका कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं साथियों। समझ में आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया करे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, उसके लिए कहना ना पड़े। तो चलिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के कौन कौन से गुण होते हैं। वस्तुनिष्ठ मतलब कि हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न के कौन कौन से गुण होते हैं। पहला देखिए वस्तुनिष्ठता, ठीक है, क्या क्या होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। दूसरा विश्वसनीयता, विश्वसनीयता मतलब क्या हो जाएगा भाई, 4 विकल्प रहेंगे, 4 में से एक विकल्प सही होगा। आगे देखिए वैधता होगी, ये वैध होता है। पर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है, मानकीकृत होता है। मानकीकृत मतलब क्या होगा, जैसे एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिल रहा है तो आप करेंगे तब भी आपका 1 नंबर मिलेगा, कोई दूसरा बंदा करेगा तो भी 1 नंबर। लेकिन यहीं पर अगर मान लीजिए आपका लिखित प्रश्न होता तो हो सकता है नंबर फ्लक्चुएट, मतलब आगे पीछे कर जाता, किसी को ज़्यादा नंबर मिलता, किसी को कम नंबर मिलता। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए नेक्स्ट देखा जाए तो क्या होता है, हमारा क्या व्यापकता होता है और अंकन में सुविधा होती है, विभेदन क्षमता होती है और रुचिकर होता है। रुचिकर मतलब भाई छोटा छोटा आंसर देने में सबको मजा आ जाता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण के कौन कौन से गुण होते हैं साथियों। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण आपके होते हैं, पहला वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, मानकीकरण, व्यापकता, अंकन में सुविधा, विभेदन क्षमता और रुचिकर, इतने हमारे गुण होते हैं कौन किसके, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के। आगे देखिए वस्तुनिष्ठ परीक्षण के दोस्तों हम अभी पिछला बताए थे, जब गुण बता रहे थे, लाभ बता रहे थे, वो हमारा दोष होता है दोस्तों। आप मान के चलिएगा, दोस्त पूछा जाएगा लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि भाव व्यक्त करने का मौका नहीं दिया जाता है। वही आप दोस्त में यही पढ़ेंगे बच्चों का, पहला देखिए बच्चों में सृजनात्मकता का मौका नहीं मिल सकता है, मौलिक चिंतन का भी उनको अवसर नहीं मिलता है, भाषा शैली का, तथ्यों को व्यवस्थित क्रम में संगठित करने का उनकी योग्यता को नहीं माप सकते हो। कुछ क्वेश्चन का आंसर दे करके मतलब उनमें वो अपनी बातों को कहने का मौका उनको नहीं मिलता है। तो पहला हमारा डिमेरिट्स मतलब पहला दोष हमारा ये हो जाता है। दूसरा दोष हमारा क्या होता है साथियों, दूसरा दोष हमारा होता है कि भाव प्रकरण की क्षमता के प्रति उनके व्यक्तिगत दृष्टिकोण का मापन नहीं हो। बताए नहीं आपसे कि भाई भाव नहीं उसका कह पाता, उसका सारांश नहीं बता पाता है, आप अपने अंदर की बात नहीं कह पाते हो, क्योंकि भाई विकल्प आपके 4 है, आपको 4 में से टिक करना है, तो ये नहीं हो पाता है। आगे देखिए उच्च मानसिक योग्यता का मूल्यांकन संभव नहीं है। अगर कोई बच्चा है वो उच्च मानसिक योग्यता उसके पास है, कोई निम्न मानसिक सामान्य मानसिक योग्यता है, दोनों के अगर प्रश्न समान हैं तो आप ये नहीं मापन कर पाएंगे कि इस व्यक्ति की मानसिक योग्यता
जो है हमारा उच्च है। नकल की संभावना भाई टिक ही करना है तो कोई दूसरा भी टिक कर सकता है या किसी माध्यम से नकल की संभावना बढ़ जाती है। आगे देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की रचना एवं प्रशासन अन्य सभी परीक्षणों की अपेक्षा कठिन होता है, क्योंकि इसमें आपको आंसर जो है एकदम डेफिनेट आना चाहिए। मतलब 4 विकल्प है, 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपका सही होता है, उसको आप एकदम 100% जब तक डेफिनेट नहीं रहेंगे तो भी आपका तभी आपका आंसर सही होता है। इसीलिए दोस्तों सभी परीक्षणों की अपेक्षाकृत ये कठिन माना जाता है। कौन सा? वस्तुनिष्ठ परीक्षण। समझ में आ गया होगा साथियों आपको। आगे देखा जाए तो हमारा हो जाएगा निबंधात्मक परीक्षण। ऐसे टाइप टेस्ट मतलब जो हमारे स्कूल में टेस्ट होता है, हाई स्कूल इंटर में टेस्ट होता है, इसमें आप क्या करते हैं, आप कहानी लिख के चले जाएंगे, थोड़ा सा उससे रिलेटेड लिख के चले जाते हैं तो नंबर मिलता है ना आपको। हाँ, तो वही हमारा होता है। देखिए, निबंधात्मक परीक्षा से तात्पर्य ऐसी परीक्षाओं से हैं जिसमें क्या होता है, लिखित या मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब जिसमें या तो लिखित प्रश्न पूछे जाएंगे या तो मौखिक रूप से, और उनका उत्तर क्या हो जाएगा, निबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। क्या? निबंध के रूप में प्रस्तुत, मतलब एक कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। देखा जाए थोड़ा सा एक परिभाषा देख लेते हैं। हमारा क्या होता है कि अपने विचारों व भावनाओं को क्रमबद्ध सुसंगठित विधि से गद्य के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को निबंध कहते हैं। दोस्तों इसको रट लीजिएगा, हम इम्पोर्टेंट लिख दे रहे हैं दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अपने विचारों व भावनाओं को क्रमबद्ध रूप से सुसंगठित विधि से गद्य के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को निबंध कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया साथियों। आगे देखिए, प्रश्नों के प्रकार अगर देखा जाए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, प्रश्नों के प्रकार देखते हैं। वे प्रश्न जो क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों आदि शब्दों से प्रारंभ किए जाते हैं, पहला प्रश्न होते हैं। दूसरा हमारा कोई प्रश्न एक सूची दिया रहता है उसको मिलाना रहता है। तीसरा हमारा रूपरेखा प्रस्तुत करना रहता है। चौथा वर्णन करना रहता है। पांचवा भेद करना रहता है। छठा हमारा तुलना करना। सातवां हमारा विवेचना करना। आठवां हमारा विकसित करना। और देखिए इसके बाद 9वां हमारा सारांश देना और 10वां हमारा मूल्यांकन करना। तो ये आपके प्रश्नों के हमारे टाइप प्रकार कितने होते हैं, ये इतने प्रकार होते हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ दोस्तों दे देंगे, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर रिवीजन कर लेंगे तो आपका सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे देखिए, निबंधात्मक परीक्षाओं के गुण कौन कौन से होते हैं। निबंधात्मक परीक्षा होती है, उसके गुण कौन कौन से होते हैं उसमें हम देखते हैं। तो पहला देखा जाए कि रचना एवं प्रशासन में सरलता। बच्चे रचना कर सकते, मतलब बच्चों का कोई भी क्वेश्चन बनाने में और उसको प्रशासन करने में आसानी हो जाती है। मित व्ययिता, मतलब ज़्यादा व्यय नहीं होता, कम खर्च में काम हो जाता है, ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ज़्यादा खर्च होता है लेकिन इसमें कम खर्च होता है। भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता, मतलब अपने भाई दिल की बात लिख सकते हो, अपने दिल का भड़ास निकाल सकते हो, कह सकते हो भाई, कह सकते हो ना। चलो आगे देखिए, भाषा एवं लेखन की शैली का मूल्यांकन। भाषा एवं, भाई समझ सकते हैं ना कैसी भाषा है, अच्छी भाषा लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि जैसा भाषा लिखेगा वैसा व्यक्तित्व होगा। उच्च मानसिक योग्यताओं का मापन किया जा सकता है। सभी विद्यालयों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त होता है और नकल की संभावना इसमें क्या होती है, कम हो जाती है। भाई कैसे? इसलिए कि भाई एक आदमी बड़ा सा आंसर लिखा है, वो दूसरे को बताएगा, इतना बड़ा आंसर बता ही नहीं पाएगा, इसीलिए नकल की संभावना इसमें क्या होती है, कम हो जाती है साथियों। चलिए आगे देखते हैं, दोष क्या होता है भाई। दोष तो सबका होता है, गुण और दोष सब में होते हैं। क्या क्या दोष, जैसे गुण अगर हमारे में है तो दोष भी हमारे में होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ कमियां हमारे में होंगी। वैसे आपके अंदर गुण है तो कुछ कमी ना कमी आपके अंदर होगी। वैसे देखिए दोष इसमें क्या क्या होते हैं। विश्वसनीयता में कमी, मतलब कि जैसे क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन को आपने आंसर दिया अपने से, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं होता यार मेरा आंसर सही होगा। मतलब जैसे आप हाई स्कूल इंटर किसी भी बोर्ड में पेपर दे के आइए, जैसे मान लीजिए आपने बीटीसी का एग्जाम दिया, तो आप 2 नंबर का आंसर लिख के आते हैं, आपको डाउट रहता है कभी कभी, यार 2 नंबर हमको मिलेगा कि 1 नंबर मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। तो वही हो जाएगा विश्वसनीयता में कमी। और अंकन में आत्मनिष्ठता, अंकन भाई एग्जामिनर के ऊपर रहता है, कभी 1 नंबर दे, कभी 2 नंबर, कभी 1.5 नंबर, जो भी नंबर देना होगा दे देगा। आगे देखिए, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व होता है, कोई इसका डेफिनेट हमारा नहीं आंसर होता कि यही होता है। वैधता में कमी होती है, कोई हमारा वैध नहीं होता। रटने पर बल दिया जाता है, क्वेश्चन को रट लो, आंसर को रट लो, जाओ छाप दो। और अप्रासंगिक उत्तरों का हमारा प्रोत्साहन, इसका मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कुछ और, आपने आंसर कुछ और लिख के चला है।
बहुत से लोग लिखे होंगे गाना कहानी लिख के चले आते थे। कई गए आप लोग पेपर देने और लिख के चले आए अपना प्रेम कथा, ठीक है। तो दोस्तों ये सभी होते हैं आपका अप्रासंगिक उत्तरों को प्रोत्साहन देना। चलिए आगे देखिए, परीक्षा का बोध और परीक्षा का बोध होता है, ये हमारे दोस्त होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो प्रश्न पत्र को कैसे बनाते हैं इसमें हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले पाठ्य सामग्री पर अंकों का विभाजन, मतलब कि कौन कौन सा पाठ्य सामग्री से कौन कितने कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले ये तो भाई फिक्स करना पड़ेगा। फिर उनका उद्देश्य, क्यों, क्या क्या उद्देश्य क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य, कोई एम है वो क्वेश्चन पूछने का। फिर कैसा प्रश्न रहेगा, अति लघु उत्तरीय रहेगा, लघु उत्तरीय रहेगा, विस्तृत उत्तरीय रहेगा, बहुविकल्पीय कैसा प्रश्न रहेगा। फिर ब्लूप्रिंट मतलब प्रश्नों का विभाजन कर दिया जाएगा, 3-4 प्रकार से विभाजन कर दिया जाएगा। फिर प्रश्न पत्र का प्रारंभिक प्रारूप बना लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों प्रश्न पत्र का अंतिम प्रारूप बना करके प्रश्न पत्र को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर इसके बारे में लिखने का अगर लिख ले जाओगे ना, अरे कुछ नहीं है, आसान है यार। देखिए पहले कोई प्रश्न पत्र है तो उसमें कितने कौन किस पार्ट से कितने नंबर का आएगा, इसको आपने विभाजित कर लिए। फिर क्यों वो पूछा जाएगा, इसका उद्देश्य कर लिए। फिर प्रश्न पत्र की रचना किए, ठीक है, मतलब एक फॉर्मेट तैयार किए। उसके बाद क्या, प्रश्नों का विभाजन कर लिए। फिर उसके बाद प्रारंभिक रूप से उसको तैयार किए, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, उसको अंतिम रूप फाइनल करके चेक करके फाइनल कर दिए। तो यही हमारा प्रश्न पत्र निर्माण की क्या होती है साथियों, प्रक्रिया होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मूल्यांकन अभिलेखीकरण, रिकॉर्ड कीपिंग इन इवैल्यूएशन, मतलब जैसे कि हम स्कूल में हैं, स्कूल में बच्चों का मूल्यांकन किए तो उसको डायरी बना कर रखना ना पड़ेगा, तो उसको रखेंगे, उसी को हम मूल्यांकन का भी अभिलेखीकरण कहते हैं। समझ में आया ना आपको। चलिए क्या है कि मूल्यांकन प्रक्रिया में भी अभिलेख का प्रमुख स्थान है, ठीक है। अभिलेख एक प्रकार का साक्ष्य होता है जो किसी योजना, व्यक्ति तथा व्यवस्था के संदर्भ में प्रमुख सूचना प्रदान करता है। मतलब जैसे हमारे बारे में हमारा मूल्यांकन कोई किया तो किया, उसके और मूल्यांकन करके उसका एक रिकॉर्ड बना करके अपने पास रख लिया, उसी को अभिलेखीकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ये भले नहीं समझाया होगा आपको, हम जो समझाएं वो समझ गए होंगे। चलो महत्व देखते हैं हमारा क्या क्या महत्व है। तो भावी मूल्यांकन में क्या है दोस्तों, पहला है कि भावी मूल्यांकन योजना का निश्चित हमारा स्वरूप होता है। भाई ये बताओ कि मेरे बारे में पहले से जानते हो तो अनुमान लगा सकते हो कैसा हो जाए। गधा गधा, अच्छा मान लो एक लड़का है, वो बच्चा है, गधा है, गधा मतलब जैसे पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, तो शायद हो सकता है अगर अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करेगा शायद उसके अंदर परिवर्तन आएगा, लेकिन कुछ कम आए परिवर्तन। आगे देखिए, छात्रों के विकास के लिए आवश्यक अभिलेख तैयार करना। अब बच्चों का अगर नहीं सीख रहे हैं, बच्चों के अंदर सीखने की प्रक्रिया को कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं। नीचे देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया तथा उसकी कार्य योजना तैयार करना, कैसे कैसे मूल्यांकन होगा, उसका कैसे कैसे एक स्टेप होगा, उसका पूरा एक फॉर्मेट तैयार करना और छात्रों से संबंधित पूर्व सूचनाएं एकत्रित करना, ठीक। अगर आपके पास मूल्यांकन का हमारा अभिलेख रहेगा तो आप छात्रों के बारे में सब कुछ चीज़ें समझ जाएंगे, उनसे सूचनाएं आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 4 महत्व होते हैं साथियों। आगे नेक्स्ट देखते हैं आपका सतत मूल्यांकन और पुनर्बलन क्या होता है। क्या होता है दोस्तों, सतत मूल्यांकन प्लस पुनर्बलन। तो सतत मूल्यांकन मतलब होता है जो रेगुलर चलता रहता है, वही मूल्यांकन। इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं अच्छे से, उसको जाकर देख लेना, जरूर देख लो जा करके उसको देख लेना। इसके बाद इसको समझ में आ जाएगा, एकदम 100% समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, इसमें क्या है कि दैनिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन दैनिक मूल्यांकन होता है, और साप्ताहिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक मूल्यांकन, 5 प्रकार का मूल्यांकन होता है। आप लोग यहाँ पेपर होता होगा, या तो दैनिक मूल्यांकन रोज पेपर करवाते होंगे, या कोई प्रश्न पूछ लेते होंगे, या साप्ताहिक प्रश्न पूछते हैं, या मासिक प्रश्न पूछते हैं, और अर्धवार्षिक प्रश्न पूछते हैं, और वार्षिक प्रश्न पूछते हैं। पुनर्बलन किसे कहते हैं, पुनः प्रयास करे जिससे वह और अच्छा अंक प्राप्त कर सके। जैसे कहेंगे, मान लीजिए आप ही हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा 50 में से 30 नंबर लेके आता, 30 मार्क्स लेके आता है, तो बोलेंगे हाँ शाबाश बेटा, अगले एग्जाम में आप 40 मार्क्स लेकर आइएगा, 40 नंबर लेकर आइएगा। तो पुनर्बलन इसे कहते हैं दोस्तों। और पुनर्बलन के बारे में दोस्तों अगर हम पढ़ेंगे, CL हर क्लार्क एल हर ने दिया था, सकारात्मक नकारात्मक
पुनर्बलन होता है और उसका प्रयोग स्किनर ने किया था, उसको हम पढ़ेंगे कभी टेट यूपी टेट वाले में दोस्तों। इसका कहानी बड़ा लंबा पुनर्बलन का, बाद में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, हमारा है निदानात्मक परीक्षण। क्या होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट। अरे डायग्नोज मतलब होता है किसी बीमारी का इलाज करना। तो भैया आप मास्टर हैं, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, थोड़ा डायग्नोस के बारे में समझते हैं कि जिस प्रकार से एक सफल चिकित्सक, जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है और आप एक रोगी का चिकित्सा करने के पहले ये जानेगा उसको बीमारी का है भैया। एक रोगी जैसे मान लीजिए हम ही हैं, हम डॉक्टर के यहाँ गए, बोले डॉक्टर साहब हमारा सर दर्द कर रहा है, हमारा पेट दर्द कर रहा है, हमारा शरीर दर्द कर रहा है। वो जानेगा क्यों है, क्या कारण है, किस कारण से इसकी पेट में दर्द हो रहा है, उसको जानेगा। उसको जानने के बाद उसको जान करके उसके बाद उसका उपचार करेगा। तो इसी को दोस्तों हम कहते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट या निदानात्मक परीक्षण। देखिए जिस प्रकार एक सफल चिकित्सक रोगी की चिकित्सा करने से पूर्व उसका निरीक्षण करता है और रोग के जानने का कारण के लिए विभिन्न यंत्रों का सहारा लेता है, इसके बाद रोगी का उपचार करता है। और उसी प्रकार से मास्टर मतलब टीचर भी, एक अध्यापक जो सफल अध्यापक होता है वो किसी बच्चे के बारे में जानना चाहता है। अगर बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो जानना, पहले ये जानेगा उसकी क्यों नहीं सीख पा रहा है, और सीखने और ये जब जान जाएगा तो उसको सीखने के लिए विभिन्न यंत्रों के प्रयोग से उसको सिखा ले जाएगा। और यही पूरी प्रक्रिया दोस्तों क्या होती है, इसी को हम कहते हैं शैक्षणिक निदानात्मक उपचार। क्या कहते हैं? शैक्षणिक निदानात्मक उपचार कहते हैं। और देखिए निदानात्मक परीक्षण को विश्लेषणात्मक परीक्षण भी कहते हैं। छात्र किसी विषय में असफल क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानने के लिए जो भी तरीके अपनाए जाते हैं उन्हीं को हम दोस्तों क्या कहते हैं, आपका निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। क्रो और क्रो के अनुसार एक परिभाषा है, उसको हम देख लेते हैं साथियों। तो चलिए देखिए क्या है कि हमारा, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा कुछ चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखिए क्या है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी विशेष कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने अथवा निदान करने के लिए किया जाता है। मतलब कि बच्चा, कोई भी छात्र है, वो सीख क्यों नहीं, उसके सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, उसके बारे में जानना और जान करके समझ करके उसका निदान करना ही हमारा क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। समझ में आ गया होगा साथियों। चलिए आगे देखते हैं विशेषताएं। इसकी क्या क्या विशेषता होती है भैया, ये देख लो। कुछ ना कुछ विशेषता होगा तब ना हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो यह देखिए, पहला देखिए, यह परीक्षण पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। भाई पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बिल्कुल है। हम कुछ पढ़ा रहे हैं और लड़का सीख नहीं पा रहा है तो क्या फ़ायदा हमारे पढ़ाने से। जैसे कि हम आपको कुछ पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ ही नहीं आ रहा हम क्या पढ़ा रहे, तो क्या फ़ायदा हमारे पढ़ाने से। तो उम्मीद है दोस्तों हम पढ़ाते होंगे, जो समझ में आता होगा ना। अगर आता होगा तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हाँ सर समझ में आ जाता है पूरा जो पढ़ाते हैं। दूसरा देखिए कि यह परीक्षण विशिष्ट उद्देश्यों के अनुरूप होते हैं। इनका एक सामान्य उद्देश्य नहीं होता, विशिष्ट उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंदर क्या समस्या आ रही है उसको विशेष रूप से पहचान करके उसका हमारा हल करना ही उसका उद्देश्य होता है। आगे देखिए, यह परीक्षण मानकीकृत एवं अमानकीकृत दोनों प्रकार के होते हैं। कौन सा? ये जो हमारा कौन सा निदानात्मक परीक्षण होते हैं, मानकीकृत और अमानकीकृत दोनों होते हैं। आगे देखिए फोर्थ हमारा क्या है, योजना का मापन नहीं करते बल्कि विषय संबंधी कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करते हैं। क्या दोस्तों? योग्यता का मापन नहीं करते हैं कि कोई बच्चा कितना योग्य है कितना योग्य नहीं है। सबसे समस्या ये देखते हैं कि उसको क्या नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है और कैसे आ जाएगा। इतनी चीज़ों को हम देखते हैं और इतने के अनुसार उसका हम निदान कर देते हैं। यही हमारा होता है दोस्तों उपचारात्मक या निदानात्मक परीक्षण। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए साथियों, हमारा क्या है, हमारा ये सब विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। जिसमें आपके सेमेस्टर में तो पूरा रट लीजिएगा, एकदम पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, इन परीक्षाओं के उपयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ हो जाएगा इन परीक्षाओं ने, इन परीक्षणों या होगा, इसका थोड़ा सा यहाँ कुछ अलग शब्द होगा। ठीक है, इन परीक्षणों के उपयोग के लिए कोई समय सीमा नहीं, मतलब जैसे मतलब हमारा निदानात्मक परीक्षण करेंगे तो पहले देखेंगे हाँ क्या समस्या है, तुरंत उसका निदान करने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए, ये परीक्षाएं विश्लेषणात्मक होती हैं तथा किसी भी प्रक्रिया को पूर्ण अंशों
का पूर्ण विश्लेषण करती है। मतलब कोई प्रक्रिया वो क्यों हो रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया जाता है इस परीक्षण के अंतर्गत। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है 7वां नंबर, देखिए क्या है कि यह परीक्षण सीखने वाले की मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि सीखने वाला किस प्रकार से सीख रहा है। भाई ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, कम कन्फ्यूजन होगी, उस हिसाब से समझ ले जाएंगे। जैसे कोई बच्चा उसको कुछ चीज़ें बार बार उसको कन्फ्यूजन हो रही, समझ आएंगे, उसका IQ लेवल कम है, बुद्धि स्तर कम है, धीरे धीरे सीख रहा है। कोई बच्चा जल्दी सीख ले रहा है, उसको कम समस्या हो रही है, तो आप समझ जाएंगे। आगे देखिए इन परीक्षणों से प्राप्त अंकों का कोई महत्व नहीं होता। इनमें यह देखा जाता है कि छात्र किसी समस्या का हल किस स्तर तक नहीं कर सकता, किस स्तर तक रह सकता है। मतलब कि छात्र किसी समस्या का हल किस स्तर तक रह सकता है, इसमें हमारा कोई प्राप्तांकों का कोई महत्व नहीं होता। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा है इन परीक्षणों के में मानक नहीं होते हैं। इनमें कौन से कोई मानक नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या हल किया जा रहा है ना, कोई मानक नहीं होगा। उद्देश्य, क्या उद्देश्य होता है भाई, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य हमारा क्या है, मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा छात्र जो हो उसको किसी प्रकार की समस्या ना हो, आसानी से सीख सके। आगे देखिए इसमें क्या होता है, देख लेते हैं थोड़ा सा कि अध्यापक को अपनी अध्यापन प्रक्रिया में समुचित सुधार हेतु परामर्श प्रदान करना। भैया आप मास्टर हो, नहीं सिखा पा रहे हो, क्या फ़ायदा है, ठीक, तो आप अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन लाने के बाद जब आप परिवर्तन लाएंगे, उनको सिखाने के अनुसार सिखा ले जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा परामर्श देता। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अगर टीचर नहीं सिखा पा रहा है, टीचर को जो सिखा रहा उस मेथड से बच्चे नहीं सीख पा रहे हो, तो शिक्षक अपने शिक्षण की विधि में थोड़ा सा कुछ आगे पीछे करे जिससे बच्चे सीख सके। दोस्तों नेक्स्ट देखिए क्या है, छात्र की विषय संबंधी कमियों तथा कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना और उनमें अच्छी आदतों का निर्माण करना। अब हमको जानना है कि छात्र में कौन सी कमी है और मतलब कहाँ वो किस चीज़ की कमी है, कहाँ पर वो कठिनाई महसूस कर रहा है, उसको जानेंगे और उसको जान करके वहाँ समस्या समझने के कारण देखेंगे क्या है और उसी के हिसाब से उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे, अच्छी आदतों का निर्माण अच्छी आदतों का विकास किया जाएगा। आगे नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, 3rd वाला है शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना। क्या है कि शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को क्या करना, प्रभावशाली बनाना। नेक्स्ट हमारा क्या है कि विभिन्न विषय संबंधी विशिष्टताओं एवं कमियों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों अथवा पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाना। देखिए जैसे मतलब विभिन्न विषय संबंधी विशिष्टता, मतलब जैसे आपको मैथ पढ़ाना है, आपको हिंदी पढ़ाना है, आपको विज्ञान पढ़ाना है, तो सबके लिए अलग अलग भाई अलग अलग क्या रहेगा, अलग अलग उनके लिए पाठ्यक्रम रहेगा, अलग अलग उनका वे रहेगा पढ़ाने का। तो सभी के विषय के अनुसार जो है उनके कमियों के आधार पर पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तन लाना। जैसे आपका मैथ नहीं सीख पाए, उसके ज़्यादा उसमें कुछ ऐसा परिवर्तन ला दिया जाए जिससे बच्चे आसानी से सीख जाएं। तो यही हमारा 3rd वाला ऑप्शन हो जाएगा। 5th वाला 4th वाला हो जाएगा। 5th वाला क्या है कि अध्यापक परीक्षा के निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के प्रश्न के चयन करने में सहायता करता है। आगे देखिए अधिक से अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली प्रश्न बनाता है। आगे देखिए परीक्षकों उपकरणों प्रविधियों के चयन में सहायता करता है और कठिनाइयों एवं बाधाओं के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देता है। ये हमारे हो जाएंगे दोस्तों निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे और महत्व हो जाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, निदानात्मक परीक्षण एवं उपलब्धि परीक्षण में अंतर। तो निदानात्मक परीक्षण और उपलब्ध परीक्षण में क्या क्या अंतर है देख लेते हैं इसको हम, क्योंकि पूछा गया है दोस्तों। देखिए उपलब्ध परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण, उपलब्ध परीक्षण का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है और निदानात्मक परीक्षण का क्षेत्र काफ़ी हमारा सीमित होता है। जैसे निदानात्मक मतलब एक समस्या हो गई, उस समस्या का समाधान कर दिया, लेकिन उपलब्धि परीक्षण का मतलब बच्चा कितना सीख चुका है उसके बारे में जानना, तो हमारा उपलब्धि होता है। उपलब्धि परीक्षण ज्ञान के साथ साथ कौशल के अर्जन की मात्रा का भी मापन करता है और निदानात्मक परीक्षण ज्ञान की अपेक्षा कौशल के अर्जन व विकास की दिशा की विशिष्ट रूप से परख करता है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है कि उपलब्धि परीक्षण छात्र की समान उपलब्धि का परिचायक है और निदानात्मक परीक्षण बाल केंद्रित मौलिक कौशल के परीक्षक है। उपलब्धि परीक्षण शिक्षकों
शिक्षकोपरांत छात्र की उपलब्धि जांच के लिए किया जाता है। और निदानात्मक परीक्षण शिक्षण पूर्व शिक्षण करते समय तथा अंत में छात्र की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और दोस्तों अपने से रिवीजन कर लीजिएगा। देखिए आगे, निदानात्मक समस्याओं से संबंधित कारण। अब निदानात्मक परीक्षण, भाई निदानात्मक परीक्षण आप करेंगे तो उससे संबंधित कौन कौन से कारण होते हैं। पहला देखिए, शारीरिक कारण हो सकता है बेचारे का। क्या क्या हो सकता है शारीरिक कारण में? पहला मतलब हो सकता है उसको दिखाई कम पड़ता हो, दृष्टि दोष हो जाएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा उसको सुनाई कम पड़ता हो या बहरे हो, श्रवण दोष हो जाएगा। तीसरा हो सकता है ये बोल ही नहीं पाता हो, हकलाता हो, तुतुलाता हो। चौथा हमारा हो जाएगा असनाई दोष हो, मतलब जैसे हाथ को हिलाता हो, पैर को हिलाता हो, सर को हिलाता हो, बॉडी पूरी हिलती हो, वाइब्रेट करती हो, वाइब्रेशन हो। तो ये सभी कारण शारीरिक कारण होते हैं। दूसरा कि बौद्धिक कारण क्या होते हैं, इसके बारे में दोस्तों लिखने के लिए आ जाएगा, आप लिख ले जाएंगे ना, कुछ ज़्यादा तो है नहीं, लिख ले जाएंगे, इतना बड़ी बात है। आगे देखिए, बौद्धिक एवं मनोवैज्ञानिक कारण। तो बौद्धिक कारण क्या होता है, मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है। देखिए बुद्धि क्या क्या होता है, सामान्य लोगों से कम होना। अब भाई बुद्धि कम रहेगा तो बेचारा कम सीखेगा। स्मृति का कमजोर होना, भाई स्मृति मतलब क्या, याद करने की क्षमता कमजोर रहेगी। संकोचनशीलता रहेगा, हम लोगों जैसा संकोचनशील रहेगा, किसी से कोई बात कह नहीं पाएगा, अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाएगा। आगे देखिए, रुचि का अभाव रहेगा, उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, भाई ये पढ़ने में गधा रहेगा, उसको बुद्धि नहीं अच्छी रहेगी, वो कोई चीज़ रहेगा डीमोटिवेट हो जाते हैं, सीख नहीं पाते हैं ऐसे बच्चे। तो हमारा क्या हो जाएगा, रुचि का अभाव रहेगा। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा दोस्तों, शब्द भंडार या सामान्य ज्ञान की कमी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बात करने में हीनता का अनुभव करेगा और मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण की कमी रहेगी। मतलब उसका माइंड और उसका मन और मस्तिष्क दोनों एक दूसरे के मतलब नियंत्रण नहीं हो पाते हैं, मतलब कभी कभी कुछ अजीब टाइप का व्यवहार करने लगेगा। आगे देखिए, व्यक्तिक व सामाजिक कारण क्या क्या होते हैं, किसके, निदानात्मक परीक्षण के क्या क्या होते हैं। पहला देखिए, घर परिवार अथवा विद्यालय के अन्य साथियों के साथ उचित समायोजन का अभाव। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, घर परिवार तथा अथवा विद्यालय के साथियों के साथ उचित समावेशन का अभाव। विद्यालय में मन ना लगा, भाई अगर उसको व्यक्ति कोई ऐसा है जहाँ पर उसको समस्या है तो भाई समायोजन नहीं करेगा, वहाँ पर उसको समस्या हो जाएगी। आगे देखिए, संवेगी समस्या जैसे क्रोधी, चिड़चिड़ापन आदि का होना, चोरी, झूठ बोलना, बेईमानी करना, गलत आदतों का होना, बुरी संगत में पड़ना, ये सभी हो जाएंगे आपके कारण दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, वातावरणीय तथा अनुदेशनात्मक कारण। तो इसमें क्या हो जाएगा, पास पड़ोस को का ठीक ना होना। भाई वातावरण नहीं सही रहेगा तो क्या बच्चा सीखेगा, बताइए। आपके पास पड़ोस में ठीक लोग नहीं रहेंगे तो ये मान लीजिए कि बच्चा भी बहुत संगति जो है अच्छा नहीं सीख पाएगा। तो क्या हो जाएगा, संगति का मिल ना पाना। आगे देखिए क्या हमारा हो जाएगा, विद्यालय का वातावरण ठीक ना होना। विद्यालय का भी वातावरण, विद्यालय में ठीक से पढ़ाई नहीं हो रही, क्लास नहीं चल रही है। शिक्षण विधियों का रुचिकर होना, रटवाने पर ध्यान दिया जा रहा है, कोई चीज़ समझाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे देखिए, विद्यालय में खेल कूद हो ही नहीं रहा है, ना गेम हो रहा है, ना कोई एक्टिविटी हो रही है। अगर नहीं होगा तो भाई वहाँ पर हमको समस्या हो जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, शैक्षिक निदान के लिए आवश्यक सामग्री। तो शैक्षिक निदान के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होती है उसको हम देख लेते हैं। तो क्या क्या होती है दोस्तों, पहला हमारा देखिए क्या होता है इसमें, परीक्षण अभिलेख आलेख होता है। और परीक्षण अभिलेख आलेख में 3 चीज़ होते हैं। पहला मानकीकृत बुद्धि परीक्षण और मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण। और इसके बाद हमारा लिखित परीक्षण होता है। लिखित परीक्षण में क्या होता है, परीक्षाएँ होती है, ठीक है, और लेख होता है और क्या होता है, गृह कार्य होता है। 3 कार्य हमारे लिखित परीक्षण में कार्य में आते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं मौखिक कार्य। तो मौखिक कार्य में हमारे आते हैं दोस्तों, वाद विवाद आता है और मौखिक प्रश्न आता है। इसके बारे में दोस्तों, अगर वाद विवाद के बारे में आपको लिखने के लिए आएगा, लिख ले जाएंगे ना क्या होता है। तो दोस्तों इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे। चलिए देखिए आगे देख लेते हैं हमारा क्या, कार्य आदतों का अवलोकन। तो कार्य आदतों का अवलोकन में क्या हो जाएगा, कक्षागत क्रियाओं में सहभागिता, विद्यालय के नियमों का पालन, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आदतें, रुचि, प्रयास और हमारा क्या हो जाएगा, उत्पादन कार्य। तो कार्य की आदतों का अवलोकन करने के इतने तरीके होते हैं, इतने तरीकों से हम कार्य की आदतों का अवलोकन करते हैं। पहला, कक्षा क्रियाओं में सहभागिता। कक्षा में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, सहभागिता कौन किस में सहभागिता कर रहा है बच्चा। दूसरा, विद्यालय के नियमों का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर रहा है, कहीं इंटरेस्ट है, कोई कोशिश कर रहा है, ये सब आप कर ले जाएंगे अपने से, कुछ ज़्यादा थोड़ी ना है, इसको आप कर ले जाएंगे ना, समझ गए होंगे उम्मीद है। चलिए आगे देखिए, साक्षात्कार। साक्षात्कार में क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं।
पहला, स्वयं निरीक्षण और विभिन्न प्रविधियों द्वारा। स्वयं निरीक्षण मतलब अपने से आप कोई चीज़ बोलते जाइए, खड़े होकर बोलते जाइए तो हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। और विभिन्न विधियों पर प्रयोग, हमारा मतलब आप विभिन्न टॉपिक पर किसी के सामने बोलिए तो हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र। तो निदानात्मक परीक्षण के कौन कौन से क्षेत्र होते हैं। एरिया ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट से कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला हमारा होता है वाचन। वाचन मतलब होता है रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए मतलब निदानात्मक परीक्षण में क्या क्या, जैसे मतलब बच्चा पढ़ने में समस्या है, बच्चा पढ़ने में क्या क्या समस्या है कि बच्चा जो है क्या गलत उच्चारण कर रहा है, तो देखेंगे गलत उच्चारण कर रहा है उसको सही उच्चारण कराने की कोशिश करेंगे। शब्दों की त्रुटि अगर कर रहा है तो त्रुटियों को कहेंगे नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोला जाता है बेटा। और पुनरावृत्ति की त्रुटि करेगा तो उसमें भी हम उसको सही करवाएंगे, या शब्दों के समुच्चय में त्रुटि इसको भी सही करवाएंगे। तो इतनी चीज़ें होती हैं हमारा, क्या होती हैं जो होता है, अगर वाचन में देखिएगा इतनी चीज़ें मतलब 4 चीज़ें, शब्दों का उच्चारण पर ध्यान दिया जाएगा, शब्दों की त्रुटि पर, पुनरावृत्ति की त्रुटि पर, शब्दों के समुच्चय में त्रुटि पर, 4 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। आगे देखिए हमारा उच्चारण। उच्चारण किसे कहते हैं, स्पेलिंग। उच्चारण किसे कहते हैं, उच्चारण मतलब भाई बोलता है एक साथ बोलता है, उसमें कोई त्रुटि होती है स्पेलिंग बोलने में, या व्याकरण का कोई रूल नहीं जानता हो, या अंक गणित को मिलने में समस्या होती है। निदान की प्रक्रिया कितने होते हैं, 4 होते हैं। 4, अरे ये तो बता चुके हैं यार आपको कि पहले ये जाना जाएगा कि कौन छात्र है जिसको समस्या हो रही है, छात्र कहाँ है, छात्र को कहाँ पर समस्या हो रही है। तो उसके बाद आप जानेंगे दोस्तों छात्र को कहाँ पर समस्या हो रही है। इसके बाद जानने के बाद आगे नेक्स्ट आप जानेंगे दोस्तों, आप जब एक जान जाएंगे छात्र को समस्या कहाँ पर हो रही है, तो समस्या का कारण क्या है, क्यों समस्या हो रही है, ये आप जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्या समस्या का उपचार और सुझाव दिए जाएं, क्या इस समस्या का हल छात्र को बताया जाए या नहीं बताया जाए, उसके बारे में आप सोचेंगे। और उसके बारे में कैसे समस्या का उसको हल किया जाए या कैसे उसकी रोकथाम किया जाए, इसके बारे में बात करेंगे। तो आपके कितने चरण होते हैं, 5 चरण। इसको आप लोग रट लीजिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं IMP, इसको इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। निदानात्मक प्रक्रिया के 5 चरण हो जाएंगे आपके, कौन, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे दोस्तों, ये आपके 5 चरण होते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उपचारात्मक शिक्षण, रिमीडियल टीचिंग क्या होती है। अब रिमीडियल टीचिंग क्या होती है इसके बारे में देखते हैं। तो जिस प्रकार चिकित्सक लोगों की बीमारियों का उपचार करके उन्हें स्वस्थ करने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से क्या होता है कि हमारा शिक्षक भी बच्चों के कोई कठिनाइयों का उपचार करके उनको ठीक करने का प्रयास करता है। इसी को दोस्तों उपचारात्मक परीक्षण कहते हैं। और उपचारात्मक परीक्षण में क्या क्या होते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा कि वाचन में कोई समस्या आ रही हो, पढ़ने में उसको ठीक करना, लिखने में समस्या आ रही है उसको ठीक करना, बोलने में समस्या आ रही है उसको ठीक करना, और मैथ में कोई समस्या आ रही है उसको ठीक करना। तो 4 क्षेत्रों में ये उपयुक्त होता है दोस्तों। आगे देखिए क्रियात्मक शोध। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्रियात्मक शोध क्या होता है। तो क्रियात्मक शोध क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में देखा जाए तो कोरे एक मनोवैज्ञानिक थे जो 1953 में अपना एक सिद्धांत दिए थे, एक परिभाषा दिए थे। क्या कहे थे, तो क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन अनुसार सुधार कर सकता है। मतलब जिसमें व्यक्ति अपने से देख रहा है ये समस्या मेरे अंदर दिख रही है, उसका क्या करे दोस्तों, सुधार कर सके, वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, रिमीडियल परीक्षण कहलाता है दोस्तों। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम देखें तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं हमारा क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में। तो क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो तात्कालिक समस्या समाधान के उद्देश्य से घटना स्थल पर वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है, जिसके आधार पर क्रियाओं या तात्कालिक समस्याओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। हम क्या करते हैं, यह हमारा तात्कालिक समस्या का समाधान के उद्देश्य से किया जाता है, मतलब तुरंत समस्या समाधान हो जाए, यही हमारा होता है दोस्तों क्या, हमारा उपचारात्मक परीक्षण। अब देखिए दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान होता है, क्या होता है आपका, क्रियात्मक शोध या क्रियात्मक हमारा रिसर्च होता है। समझ आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य। तो अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य होते हैं दोस्तों, व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। भाई अगर आप
कोई कमी कर रहा, कोई समस्या कहीं कर रहा, कोई चीज़ें नहीं गलत कर रहा है, तो उसको आप उसको सुधारेंगे ना, तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा ना, तो हो जाएगा व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। आगे देखिए, परिवर्तनों के विरोध की शक्ति को कम कर देना, ये सभी हमारा हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कि शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व। तो शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का क्या क्या महत्व होता है, इस वीडियो में हम इसको देखेंगे। तो क्या क्या महत्व होता है, देखिए पहला हमारा होता है कि विद्यालय की कार्यप्रणाली में वांछित सुधार करना। पहला ऐसा करना कि विद्यालय की कार्यप्रणाली में अगर कोई समस्या हो रही है उसको सुधार कर देना। दूसरा देखिए, विद्यालय में व्याप्त यांत्रिकता एवं रूढ़िवादिता के वातावरण को समाप्त करना। तीसरा हो जाएगा, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों एवं निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायक करना। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों के सर्वमुखी विकास के लिए विद्यालय की क्रियाओं का प्रभावकारी आयोजन। और चौथा हमारा हो जाएगा, शिक्षकों में आपसी सहयोग बढ़ाने एवं सहानुभूतिपूर्वक कार्य करने की भावना को विकास करना। ये तो आप कर ले जाएंगे, इसमें क्या समझाने वाली बात है, समझ ले जाएंगे। आगे देखिए, विद्यालय की उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाने में सहायक देना। भाई ये बताइए, अगर किया जाएगा परीक्षण तो विद्यालय की उपलब्धि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, भाई बच्चों में इम्प्रूवमेंट होगा तो विद्यालय की उपलब्धि ऑलरेडी बढ़ेगी। विद्यालय में सामाजिक कुशलता का विकास करने में और विद्यालय की समस्याओं का समाधान करने में और देश की प्रगति करने में सहायक होता है। साथियों, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या क्या होता है। दोस्तों आपने पूरा क्लियर कर लिया होगा। एक बार और दोस्तों, एक बार इसको देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, एक भी नहीं भूलेगा। अब देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ कौन कौन से होते हैं साथियों। तो लाभ देखा जाए तो लाभ हमारा पहला होता है स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन। क्या हो जाएगा, स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन। भाई इसमें यही था ना, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत आंसर किए, तुरंत उसका हल निकाला जाता था। घटना स्तर पर ही अध्ययन, समस्या के मूल्यांकन में सहायक, समस्या के क्या हो जाएगा दोस्तों, समस्या के नीति निर्माण में सहायक होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान के लाभ कौन कौन से होते हैं। तो लाभ हमारा देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो लाभ क्या क्या होते हैं, देखिए स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का तुरंत अध्ययन, घटना स्तर पर ही अध्ययन, समस्याओं का मूल्यांकन और समस्या की नीति निर्माण में सहायक। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है कि जनतांत्रिक मूल्यों के आधार पर समस्या का सुधार, समस्या का तुरंत समाधान और लचीली अध्ययन पद्धति का लाभ, विस्तृत क्षेत्र, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, लाभ हो जाएंगे। आगे देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है हर बार, इसको बस पढ़ लीजिएगा, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे बस समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए। तो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। अनुभव सिद्ध अनुसंधान, यह एक प्रकार का व्यवहारिक अनुसंधान है। आगे देखिए, तत्कालिक समस्याओं का समाधान, तत्कालिक समस्याओं का मूल्यांकन, तत्कालिक समस्याओं का समाधान, तत्कालिक समस्याओं में सुधार। मतलब ये ऐसा हमारा है क्रियात्मक शोध, जिसमें तुरंत आंसर दिया जाता है, तुरंत हल दिया जाता है किसी समस्या का। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, वस्तुपरक अध्ययन और स्थानीय लोगों के अध्ययन तक सीमित रहना और चक्रात्मक हमारा अध्ययन। ये हमारे होते हैं टोटल, ये हमारे हो जाएंगे टोटल कितने, ये हमारे क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं टोटल कितनी विशेषताएं हो जाएंगी दोस्तों, टोटल 9 विशेषताएं हो जाएंगी। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान और आधारभूत अनुसंधान में क्या अंतर होता है, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या अंतर होता है, इसमें दोनों में वैज्ञानिकता का अंतर होता है, उद्देश्य में अंतर होता है, अध्ययन स्तर में अंतर होता है, अध्ययन स्थान में अंतर होता है, अनुसंधानकर्ता में अंतर होता है, अध्ययन विधि में और अध्ययन योजना और अभिकल्प में अंतर होता है। दोस्तों इसके बारे में डिटेल दोस्तों कभी नहीं पूछा गया है, तो इसीलिए हम इसका डिटेल नहीं बता रहे हैं। बस अब इतना एग्जाम में इतना पढ़ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या है कि इसी में है निमंत्रण का अंतर, अध्ययन इकाइयों का चयन, उपयोग संबंधी अंतर और सामान्यकृत अंतर, ये आपके होते हैं दोस्तों क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट देखिए, क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप का निर्माण, कैसे कैसे उससे अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले प्रारंभ में प्रथम सोपान में समस्या क्या होती है, समस्या का चयन किया जाता है। तो सबसे पहले समस्या को समझते हैं, समस्या हमारा है क्या। द्वितीय सोपान में समस्या को परिभाषित करते हैं, किस लेवल की समस्या है तो उसका परिभाषा करेंगे। तृतीय में समस्या का सीमांकन करेंगे, किस हद तक समस्या जा रहा है। और चतुर्थ सोपान में समस्या से संबंधित कारणों का पता लगाएंगे कि क्यों का इस समस्या के पीछे कारण क्या है और उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे।
पंचम में क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करेंगे और षष्ठम सोपान में क्या करेंगे दोस्तों, षष्ठम सोपान में हम क्या करेंगे कि अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास करेंगे। इसके बाद सप्तम सोपान में और अष्टम सोपान में हमारा करेंगे विश्लेषण, सप्तम में अष्टम में निष्कर्ष या उपकरण निर्माण हमारा अष्टम में हो जाएगा। देखिए दोबारा फिर से देखते हैं हमारा कि प्रथम सोपान में क्या हो जाएगा, कोई समस्या का चयन हो जाएगा। द्वितीय सोपान में समस्या को परिभाषित करना। तृतीय सोपान में समस्या का सीमांकन। चतुर्थ सोपान में हमारा हो जाएगा समस्या के संबंधित कारणों का पता लगाना तथा विश्लेषण करना। पंचम सोपान में हो जाएगा परिकल्पना, क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना। सोपान षष्ठ में हो जाएगा अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास। सप्तम सोपान में हो जाएगा हमारा विश्लेषण और सोपान अष्टम में हो जाएगा निष्कर्ष, इसको कहते हैं क्या, हमारा उपकरण निर्माण कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे अपना। दोस्तों हमारा लास्ट टॉपिक है शैक्षिक नवाचार, इसके बारे में बढ़ते हैं, बस इसके बाद आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों तो देखिए शैक्षिक नवाचार क्या होता है देख लेते हैं। नवाचार मतलब नव प्लस आचरण या आचार, क्या हो जाएगा, नव प्लस आचरण तो हमारा होता है नवाचार। तो वह परिवर्तन जो नया आचरण मतलब देखिए परिवर्तन और आचरण में अंतर होता भी आपको बताएंगे। तो नवाचार मतलब जो आपके अंदर नया आचरण, नया व्यवहार, नया परिवर्तन आता है, लेकिन अच्छा परिवर्तन जो आता है उसी को नवाचार कहते हैं। समझ में आया आपको। नवाचार का मतलब हो गया आपके अंदर जो परिवर्तन, अच्छा परिवर्तन, अच्छी बातें जब सीखते हैं उसी को हम नवाचार कहते हैं। पढ़ लेते हैं यहाँ पर कहानी क्या लिखी। अंग्रेजी भाषा के इनोवेट शब्द है इनोवेट का, जिसका अर्थ होता है चैम्बर शब्दकोश। इस प्रकार से टू इंट्रोड्यूस नोबिलिटीज मतलब नवीनता लाना होता, कोई बात नहीं है, और परिवर्तन लाना होता, टू मेक द चेंजेस। ठीक है, हाँ ये देखिए ये आपका मस्त है, वह परिवर्तन जो नवीनता लाए। कौन सा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो नयापन लाए, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, नवाचार कहते हैं। अब देखिए नीचे देख लेते हैं नवाचार क्या है। नवाचार वह परिवर्तन है जो पूर्व स्थिति में विधियों और पदार्थों आदि में नवीनता का संचार करे। जो पूर्व विधियों में, आदतों में, मतलब आदतों, जैसे हमारी आदत खराब हो गई, हमारी आदत कुछ खराब सुधरे धीरे धीरे, उसी को हम नवाचार कहते हैं। ठीक है साथियों। चलिए यूनेस्को के द्वारा एक परिभाषा दिया गया था, देख लेते हैं कब, 1911 में दिया गया था कि नवाचार एक नूतन विचार का प्रारंभ है या तकनीकी प्रक्रिया है जिसका विस्तृत उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीकी के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसका क्रियान्वयन और निर्माण परीक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। ये हमारा जो है यूनेस्को के द्वारा दिया गया परिभाषा। हो सकता है आपसे पूछ ले यूनेस्को के द्वारा नवाचार की परिभाषा क्या दी गई थी 1911 में। हो सकता है विकल्प में पूछा जाए कि यूनेस्को के द्वारा नवाचार की परिभाषा कब दिया गया, तो 1911 में दिया गया। आप लोग इतना याद रखिएगा, इस परिभाषा को पढ़ लीजिएगा। चलिए नवाचार की विशेषताएं, नवाचार की क्या क्या विशेषताएं होती है भाई। नवाचार की मतलब अच्छा बात सीखना, यही होता है। देखिए क्या क्या होता है भाई। नवाचार नवीन तकनीकी एवं नवीन का ज्ञान होता है, नया नवीन ज्ञान हो जाएगा जिसका प्रयोग शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया में करता है। देखिए सेकंड वाला क्या हो जाएगा, क्रियाशीलता एवं प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी एवं रुचिपूर्ण बना दिया जाता है। भाई नया नया चीज़ ऐड करेंगे, कुछ उनके लाइक उसमें उनको बच्चों को इंटरेस्ट आ जाएगा। वर्तमान परिस्थितियों में सुधार करने का प्रयास किया जाता है। नवीन शैक्षिक तकनीकी को सभी विद्यालयों तक पहुंचाया जाता है और छात्रों का सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे नवाचार क्या होता है। अगर इतना आप समझ गए होंगे, वह परिवर्तन जो किसी अच्छे कार्य के लिए होता है उसी को हम नवाचार कहते हैं। ठीक है, नया प्लस आचरण। अब देखिए नवाचार और परिवर्तन में क्या संबंध है और क्या अंतर है। तो शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए दोस्तों, बच्चों में परिवर्तन और नवाचार दोनों होना चाहिए। क्या, नवाचार, परिवर्तन और शिक्षा तीनों एक दूसरे से क्या हो, तीनों एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। लेकिन देखा जाए कि सुधार की दृष्टि से शैक्षिक परिवर्तन इच्छा के अनुसार होता है। ठीक है, उपयुक्त संदर्भ में नवाचार का चयन करना चाहिए और नवाचार के प्रयोग में किए लाने वाले साधनों का आयोजन करना। ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अभी हम समझाते हैं। लास्ट नीचे आइए देखिए, अब यहाँ पर समझेंगे, अब आपको अच्छे समझ में आएगा और उसको आप लिख ले जाएंगे। देखिए परिवर्तन और नवाचार क्या होता है। परिवर्तन सार्वभौमिक, सार्वकालिक एवं सर्वव्यापक होता है। परिवर्तन मतलब ऐसे नहीं कि कोई आदमी बदल गया मतलब क्या हो जाएगा, वो या तो खराब हो गया या तो अच्छा हो गया, जो भी हो गया वो परिवर्तन हो जाएगा।
ठीक है। परिवर्तन के कारण ही पृथ्वी का निर्माण हुआ, पृथ्वी में नवाचार नहीं हुआ, परिवर्तन के कारण निर्माण हुआ हो। आगे देखिए, परिवर्तन के कारण प्रगति, विकास एवं विनाश का चक्रमान गति है। परिवर्तन प्रत्येक बदलाव व विचलन को कहा जाता है, जो चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक। हाँ, ये बात ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन सकारात्मक होता है, नकारात्मक होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये हमारा परिवर्तन होता है। लेकिन नवाचार देख लेते हैं, नवाचार हमेशा क्या होता है, अच्छा, सकारात्मक, सुधारात्मक, रचनात्मक होता है। फलस्वरूप शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार आता है। अतः परिवर्तन, नवाचार एक दूसरे से अलग हैं। नवाचार मतलब अच्छी अच्छी बातें, अच्छा अच्छा आचरण, अच्छा अच्छा व्यवहार करना सीखना, वही हमारा नवाचार कहलाता है। अब देखिए साथियों, हमारा है नवाचार के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य। तो नवाचार के मुख्य उद्देश्य वर्तमान शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों में सुधार लाना, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक रोचक और उपयोगी बनाया जा सके। इसके उद्देश्य दोस्तों निम्नलिखित होते हैं, देख लीजिए क्या क्या उद्देश्य होते हैं। नवाचार के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। पहले देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। भाई नवाचार, नई नई बातें आएंगी, जो कठिन शब्द रहेंगे उसके स्थान पर नए शब्द, उसके स्थान पर आसान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा, नवीनतम वैज्ञानिक पद्धति दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा, छात्रों का ज्ञान अस्थायी बन सकेगा, जिससे वे क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त कर सकें। ठीक है। आगे देखिए, शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षा के नूतन आयामों की आवश्यकता। ठीक है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या है कि शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षा के नूतन आयामों की आवश्यकता क्या क्या होती है। देखिए, पहला, कल्याणकारी एवं राज्य की स्थापना के लिए, तीव्र आर्थिक विकास हेतु। आगे देखिए, वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के अनुरूप शिक्षा, जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति, मानव संसाधन का विकास करने हेतु, सामाजिक परिवर्तन के अनुसार शिक्षा, रोजगार के अवसरों के पीछे हेतु वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण जनित समस्याओं का समाधान हेतु विशिष्टीकरण की वृद्धि एवं इससे उत्पन्न समस्याओं या अन्य कारणों की आवश्यकता। तो ये सभी हमारे क्या होते हैं दोस्तों, आपका शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षा के नूतन आयामों की आवश्यकता होती है। ठीक है, शैक्षिक नवाचार एवं शिक्षा के नूतन आयामों की आवश्यकता होती है। आगे देख लेते हैं, शैक्षिक नवाचारों के क्या क्या महत्व होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। मूल्य शिक्षा के क्षरण को रोकना, मतलब जो शिक्षा है उसको कम करना, ना उसमें कुछ परिवर्तन बढ़ोतरी आए, क्षण को रोकना, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना, आपस में मेल जोल को बढ़ाना, परिवर्तन के अनुसार शिक्षा प्रणाली करना, मतलब शिक्षा प्रणाली बच्चे के अनुसार उसमें परिवर्तन लाना, अनेक समस्याओं का समाधान करना, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता के लिए। आगे देखिए, ज्ञान का स्थायित्व करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग के लिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु कौशलों का विकास के लिए, नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान हेतु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हेतु, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए, अनुसंधान के विकास के लिए, मनोविज्ञान के सिद्धांतों के प्रयोग के लिए। इतना होता है दोस्तों आपका, ये हो जाएगा नवाचारों का महत्व। इसमें से आप शुरुआत जो आपको अच्छा लगेगा 10-5, इसमें आप लोग 6-7 पढ़ लीजिएगा, उतने में आपका काम बन जाएगा। आगे देखिए, शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र, तो जनसंख्या, शिक्षा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े और विकलांग बच्चों की शिक्षा, लैंगिक समानता, आप वंचित वर्ग को शिक्षा देने के नए तरीके देना। अरे शैक्षिक नवाचार मतलब हो जाएगा कि बच्चे को नए नए तरीके से सिखाना, जैसे ब्रेल लिपि से सिखाना, दृश्य श्रव्य सामग्री सिखाना, कंप्यूटर से सिखाना, लैपटॉप से सिखाना, रेडियो से सिखाना, ये सभी हमारा हो जाएगा शैक्षिक नवाचार के क्षेत्र। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था, ये वीडियो यहाँ तक एंड होता है, और ये 2 वीडियो में आपका पूरा शैक्षिक मूल्यांकन एवं क्रियात्मक शोध आपका होता है समाप्त। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर यहाँ तक आप लोग आ गए होंगे तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तभी यहाँ तक आए होंगे। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों के पास, जिससे कि उनका भी भला हो सके, आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भला हो।
तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और जिसकी भी वीडियो आपको चाहिए वहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सर हमको इसकी वीडियो चाहिए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरा काम था कि आपको वीडियो, आपने कहा था आपको वीडियो देना, मैंने दे दिया। बाकी आपका काम बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वो आपका काम है। आपको अगर पसंद आएगा तो आप करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, वीडियो आपको समझ में आती है या नहीं आती है, या पढ़ाने के तरीक़ों में थोड़ा सा चेंजमेंट लाया जाए, तो जैसा होगा आप बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आपको किसकी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, हम उसके लिए आपका कमेंट ले करके और आपको उसका वीडियो हम प्रोवाइड करा देंगे, उसका मैराथन कंप्लीट करा देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ दोस्तों आप थर्ड सेमेस्टर की तैयारी के साथ साथ यूपी टेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, उसकी भी तैयारी करते रहिए। बुक होगा, सेमेस्टर की बुक होगी, उसी को पढ़िए। कुछ नहीं समझ में आता है तो सेमेस्टर की बुक पढ़िए, प्रीवियस ईयर पेपर की बुक खरीद लीजिए, उसको पढ़िए। और जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको कोई नहीं निकाल पाएगा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ। हमने भी पेपर दिया, मैंने भी यूपी टेट को क्वालिफाई किया है। अगर आप अपने से नहीं पढ़ेंगे, खुद से पढ़ना पड़ेगा भाई, कोचिंग की बदौलत नहीं रहना पड़ेगा। पहले आप खुद से देखिए उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या पूछा गया था, सब कुछ चीज़ें एक हिसाब से देख लीजिए, और उसके अनुसार जो है आप अपना थोड़ा सा बेस बनाइए कि क्या क्या चीज़ें पूछे गए थे, पहले इसको जानना ज़रूरी होता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा साथियों। तो मिलते हैं इन्हीं सभी विचारों के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, बड़े बूढ़ों का सम्मान कीजिए दोस्तों, देश की रक्षा करिए, और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।